हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए, आपने इतिहास में हमेशा पढ़ा होगा कि कोई राजा वो लोग आपस में युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर वो कोई क्षेत्र जीतते हैं। लेकिन एक अशोक नाम का ऐसा राजा भी था जिसने आगे जाके क्या किया, युद्ध का त्याग कर दिया। युद्ध जो मेनली राजा करते थे उसका त्याग कर दिया, इसलिए वो क्या कहलाया, एक अनोखा सम्राट कहलाया। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में ही देखेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब देखिए, शब्दों का ना बहुत महत्व होता है। तो राज्य जो होता है वो छोटे क्षेत्र को कहते हैं और साम्राज्य जो काफी बड़ा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, एक शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। ठीक है, ये आपने चित्र देखा होगा बहुत जगह। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। अब आप अगर ये देखते होंगे तो आपने कभी सोचा है कि ये चित्र आया कहाँ से है। तो देखिए, इसका एक लंबा इतिहास है। इसको पत्थरों को काट के बनाया गया था और इन्हें सारनाथ में, ठीक है, एक विशाल स्तंभ पर इनको स्थापित किया गया था। तो कहाँ मिलेंगे आपको? सारनाथ में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब देखिए, जो राजा था अशोक, उसने क्या किया, कई पत्थर जो स्तंभ थे, ठीक है, कई स्तंभ और जो पत्थर थे उन पर क्या किया, अभिलेख उत्कीर्ण कराया। मतलब उन पर लिखवाया अपने निर्देश। मतलब राजा जो था, उनको अगर जनता को कुछ कहना है तो वो क्या करता था, एक पत्थर पर लिखवा देता था अपने निर्देश कि जो जनता को बताना होता था। अब हमें अभी भी मिल जाते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि उस वक्त राजा जनता को क्या निर्देश देना चाहते थे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि साम्राज्य क्यों कहा गया है उसके राज्य को। तो देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें मिलते हैं। देखिए, अशोक के पास जो साम्राज्य था उसकी सबसे पहले स्थापना किसने की थी? उसके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनके चाणक्य जो कौटिल्य थे उनने चंद्रगुप्त की राजा बनने में सहायता की थी। चाणक्य के जो कई विचार है वो हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। मतलब इतने समय पहले उसने इतिहास राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र, जो अभी भी मतलब उपयोगी है। अब देखिए, वंश क्या होते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब देखिए, कहीं एक ही परिवार, जैसे दादा हो गया, फिर उनके पिता हो गए, फिर पुत्र हो गए, अगर एक ही वंश के राजा बनते जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम वंश कहते हैं। ठीक है, एक ही परिवार के अगर राजा बनते जाए। तो मौर्य वंश जो था उसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। जैसे कि क्या है कि अभी भी आप देखते होंगे कहीं कहीं बड़े नगर होते हैं और बाकी जगह गांव होते हैं। तो पहले भी ऐसा था कि जो साम्राज्य था उसकी कई राजधानी होती थी अभी की तरह। जैसे पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ये प्रमुख नगर थे उस समय, उनकी राजधानी थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला कहाँ पे? उत्तर पश्चिम मध्य एशिया जाना हो तो हम तक्षशिला से जाएंगे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उत्तर से क्या? उत्तर और दक्षिण भारत को, उज्जैन से हम उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ते थे। वो मतलब वो उनके व्यापार करने के महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करते थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब देखिए, नगरों में ज्यादातर धनी लोग रहते थे, जैसे व्यापारी हो गए, अधिकारी हो गए। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। और जो साम्राज्य का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था उधर कहाँ, उस पे क्या, ज्यादा क्षेत्र पे कौन रहते थे? किसान और पशुपालक गांव में रहते थे। अब देखिए, जो बाकी का क्षेत्र होगा वो गांव होगा, है ना। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब देखिए, भारत का उस समय का क्षेत्र बहुत सारा, जो मध्य भारत था, जंगल से भरा हुआ था। तो ऑब्वियसली वहां लोग क्या करते थे? फल फूल इकट्ठा करेंगे और जानवरों का शिकार करेंगे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब देखिए, क्षेत्र बड़ा होगा तो लोगों में डिफरेंट लोग होंगे ही उनमें, मतलब अलग अलग पोशाक होगी, अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग, ठीक है, भोजन उनका मतलब उनमें डिफरेंस आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो चित्र है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके भारत के साम्राज्य के भीतर थे। अब देखिए, कहाँ कहाँ से
अशोक के शिलालेख मिले हैं और कहाँ उसके महत्वपूर्ण नगर थे वो इस चित्र में दिया हुआ है। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ना है। तो देखिए हम देखेंगे उत्तर पश्चिम में लंपक, कंधार, मानसहरा, शहबाजगढ़ी, यहाँ पे हमें उसके महत्वपूर्ण शिलालेख मिले। और तक्षशिला जो उसका उत्तर पश्चिम मध्य एशिया जाने का जो रास्ता था तक्षशिला से जाता था, यहाँ पर उसकी तक्षशिला राजधानी थी। अब बीच से देखेंगे कलसी, टोपरा, बहापुर, दिल्ली, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अर्राज, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, यहाँ से गिरनार, यहाँ से भी इसके शिलालेख मिले हैं। और देखिए उज्जैन उसकी राजधानी थी और पाटलिपुत्र पटना बिहार में। और साउथ इंडिया अगर हम देखें तो सोपारा, सन्नाटी, कलिंग, धौली, जौगढ़, मस्की, ब्रह्मगिरी और येरगुड्डी से इसके अभिलेखों की हमें प्राप्ति हुई है अशोक के। इससे हमें ये पता चलता है कि अशोक का राज्य कहाँ कहाँ तक था। राज्य सम्राट से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। देखिए जो साम्राज्य का राजा होगा उसको ज्यादातर कहा जाएगा सम्राट। ठीक है, अब जितना बड़ा राज्य होगा उसको संभालने के लिए उतनी बड़ी उन्हें सेना चाहिए, उतनी ज्यादा सेना को संभालने के लिए उन्हें उतना ही कर इकट्ठा करना पड़ेगा, उतनी उन्हें ज्यादा संसाधन चाहिए होंगे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अब देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पहले अगर आप देखें तो पहले ना ट्रेन होती होगी ना एयरप्लेन होता होगा, तो इतनी जल्दी तो आप किसी जगह पे पहुंच नहीं सकते। तो आप सोच के देखिए, जो एक राजा इतने बड़े राज्य पर अगर वो शासन कर रहा है तो वो क्या सब जगह पूरा नियंत्रण रख पाएगा? मुश्किल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन होता था। जैसे अगर जो उसकी राजधानी जहाँ वो रहता था पाटलिपुत्र, उसके आसपास के इलाकों पर तो सम्राट डायरेक्ट अपना नियंत्रण रखेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब आसपास के इलाकों पे अगर कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे उनको जो नियुक्ति, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो डायरेक्ट राजा करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे वे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अब देखिए कई अधिकारियों को मतलब वेतन के रूप में भूमि भी मिल सकती है ना। तो कई जिनमें से जो कई अधिकारी थे उन्हें वेतन नकद में देते होंगे, वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए जब बड़ा सा राज्य होगा तो अधिकारी दूर कैसा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए राजा पहले क्या करते थे, जासूस वगैरह संदेशवाहक नियुक्त कर देते थे। तो वो लोग जाकर देखते थे कि जनता को सामान मिल रहा है या नहीं, मतलब क्या हो रहा है ना, जनता की क्या स्थिति है और जो अधिकारी है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, अपनी मनमानी तो नहीं चलाए। तो इस तरीके से राजा उन पर नियंत्रण रखता था। और इसमें क्या राज परिवार के जो लोग थे और जो मंत्री होते थे राजा की सहायता के लिए, ठीक है, इन सब की सहायता से वो राज्य पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब देखिए जो मौर्य साम्राज्य था उसके भीतर कई छोटे क्षेत्र थे जिनको प्रांत कहते थे। इन पर जैसे जो उसकी दूसरी राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैन, उस राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। अब राजा क्या करता था, जो दूसरी जगह हो गए जैसे उसकी जो दूसरी राजधानी हो गई वहां पर जैसे उसके राजकुमार हो गए तो उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस पर नियंत्रण रखता था। लेकिन कई जगहों पर क्या होता था, स्थानीय परंपरा और नियमों को ही मान लिया जाता था। अब मान लीजिए कोई गाँव है बहुत दूर, तो वहां पर अगर न्याय करना है तो वहां पर उनकी अपनी पंचायत है, जिस तरीके से न्याय होता है तो स्थानीय परंपराएं होती है उनकी, उसी तरीके से वहां पर शासन चलता था दूर दूर के क्षेत्रों में। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब जो प्रादेशिक उसके केंद्र थे काफी दूर दूर थे तो उनके बीच भी काफी बड़ा क्षेत्र होता था। तो क्या होता था कि देखिए व्यापार के मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और नदियां, तो इन पर नियंत्रण रखने की शासक कोशिश करते थे कि हमारा मार्गों पे और नदियों पे नियंत्रण बना रहे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे।
अब जो आवागमन के महत्वपूर्ण मार्ग थे उन पर राजा अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे और वहां से वो संसाधन और भेंट मिलता था। अब देखिए जो कर होगा वो रेगुलर मिलता रहेगा, टैक्स होगा, लेकिन जो नजराना जो मतलब था वो कैसे मिलता था कि देखिए पहले ये देख लेते हैं नजराना क्या होता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे। अब देखिए कर तो आप रेगुलर ले रहे हैं, नजराना कोई अपनी इच्छा से देगा। जैसे कोई राजा से मिलने आया है किसी कार्य के लिए तो वो नजराना पेश करेगा, या कहीं पर जाके कि आप जो नजराना देना चाहते थे वो देते थे। ठीक है, ये स्वेच्छा से अपनी मर्जी से नजराना देते थे। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र में क्या लिखा है कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, है ना, वहां से कंबल लिए जाते होंगे। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ भी राजा का डायरेक्ट नियंत्रण होगा तो वहां से तो वो नियमित कर ले लेते थे और बाकी के क्षेत्रों से उन्हें जो भी कर या भेंट मिलती थी उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। अब देखिए राजधानी में सम्राट मैगस्थनीज, इसको क्लियर हो जाने दीजिए। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब देखिए क्या होता था ना, पहले भी अलग अलग देशों में अलग अलग राजा हुआ करते थे, काफी दूर दूर भी, तो वो दूसरे का कैसा शासन है क्या है देखने के लिए दूत भेजते थे। तो भारत में आया था मैगस्थनीज, किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राजदूत किस राजा के समय आया था। तो देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, यूनान जो था, यूनान जिसको ग्रीस या ग्रीक जो है भी ग्रीस उसको आप कहते थे यूनान। ठीक है, वहां पे से क्या मैगस्थनीस आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। पश्चिम एशिया के यूनान के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। मैगस्थनीस ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मैगस्थनीस ने अपना विवरण दिया है भारत के बारे में, तो यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लोग लगातार 2 रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो देखिए उसने राजा का विवरण दिया है कि राजा क्या है, अपनी जनता से मिलने के समय शोभा यात्रा निकलती थी, लोगों ने देखते थे और इस तरीके से राजा जाते थे। और महिलाएं हथियारबंद मतलब राजा की रक्षा के लिए हथियारबंद महिलाओं से वो घिरे होते थे। तो देखिए ये जेंडर इक्वलिटी को भी दिखाता है कि महिलाएं भी थी रक्षा के लिए। तो ये सारी उसके जो मैगस्थनीज ने जो विवरण दिया है ये वो है। और उसने पाटलिपुत्र की आधुनिक पटना है उसके बारे में क्या बताया। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काट से बना है जिससे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो पाटलिपुत्र उसने बताया कि काफी सुंदर है। ठीक है, जो एक विशाल प्राचीर से घिरा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में पाटलिपुत्र का वर्णन, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मैगस्थनीज ने ये विवरण दिया कि 2 या 3 मंजिल के घर भी थे। ठीक है, लकड़ी या ईंटों से बने हुए। राजा का भी काठ या लकड़ी से बना हुआ महल था। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। देखिए मैंने आपको बताया कि काफी विशाल साम्राज्य होता था। ठीक है, राजा का अंत में जो स्थान था जंगल, जंगल में तो अब नई नियंत्रण रख सकते थे ना राजा। तो वहां के जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे वो स्वतंत्र थे। जो जनजातियां वगैरह थी उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वो जो अधिकारी हैं उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें उन्हें जंगल से मिले वो उन्हें दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब देखिए अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक जो है सबसे महान सम्राट है, सबसे प्रसिद्ध शासक है, इसलिए इससे क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया कि अभिलेख लिखवाए, मतलब
जो पत्थर थे, है ना, स्तंभ थे, उस पर लिखवाया अभिलेख, ठीक है, और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की उन्हें कोशिश करी। तो अशोक के जो अभिलेख है वो उस वक्त की प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभिलेख किस भाषा में या किस लिपि में है, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अब देखिए, एक स्तंभ पर जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृत रूप है। अब देखिए, जब अशोक था तो उसने कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके शासन के 8 साल बाद उसने वो युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन उसमें कई सारे लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। तो जब ये अशोक ने देखा इतना बड़ी वो हुई है, ठीक है, विपदा, तो उसे काफी दुख हुआ कि मतलब इतने लोग मारे गए। तो उसने इसके बाद युद्ध का त्याग कर दिया और उसने धम्म पालन करने का निश्चय किया, ठीक है, कि मैं धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतने का कोशिश करूंगा। और उसने ये संदेश इसलिए लिखवाया ताकि उसके जो आगे के बेटे और पोते हो वो भी युद्ध ना करें, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, काफी हिंसा होती है, काफी लोग मर जाते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। अब कलिंग कहाँ है, तो कलिंग जो है, जो हमारा तट, उड़ीसा का तट वाला क्षेत्र है, उसका वो वहाँ है कलिंग, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अशोक ने क्या किया, कलिंग का युद्ध किया। जब उसने देखा इतना खून खराबा हो गया है तो उसको फिर युद्ध से मतलब वितृष्णा हो गई, मतलब उसको ये आ गया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है भविष्य में। उसे काफी बुरा लगा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया यहाँ से। देखिए, उत्कीर्ण पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यहाँ बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके स्तंभ का एक पार्ट रखा है, ठीक है, ये चित्र आप देख सकते हैं, इस तरीके से मिलते थे, ठीक है। ये क्या है, उत्कीर्ण पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। ये कहाँ से मिली है, बिहार के रामपुरवा से एक मौर्यकालीन स्तंभ का ये एक हिस्सा है। तो आप इस देख सकते हैं कि इस तरीके से उसके स्तंभों के अवशेष हैं। अशोक का धम्म क्या था, अब देखते हैं कि अशोक ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे और धम्म अपनाएंगे, तो धम्म क्या था वो हम देखेंगे। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। अब धम्म तो था, वो कोई धर्म नहीं था, ठीक है। जैसे धम्म का मतलब तो आपने यहाँ पे देखा कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई धर्म नहीं था, क्योंकि इसमें किसी देवता की पूजा, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अब जब कोई धर्म होता है तो किसी भगवान की पूजा करते हैं या कोई कर्मकांड करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना था। उसने क्या कहा, मैं पिता हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मतलब मेरी पुत्र है, मतलब मेरी बच्चे हैं, प्रजा क्या है, उसकी बच्चे हैं। तो इस तरीके से क्या, जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार का शिक्षा देते हैं कि आप लोग अच्छा व्यवहार करें, तो उसने भी अपना कर्तव्य रखा कि वो प्रजा को निर्देश देगा कि वो लोग अच्छा व्यवहार करें। तो ये सब ना बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, ठीक है। उसने साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देते थे। अब देखा कि जैसे जो अशोक का साम्राज्य था उसमें कई धर्म को मानने वाले लोग थे, तो आपस में वो लड़ते भी रहते थे। बहुत सारे जानवरों को बलि भी चढ़ा दी जाती थी।
ठीक है, लोग लड़ाई वगैरह ज़्यादा करते थे, तो इसलिए अशोक ने क्या किया, धम्म जो महामात्र थे, मतलब कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो क्या करेंगे, जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देंगे। देखिए, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब देखिए, अशोक ने क्या किया कि कई, मैंने आपको बताया कि उन्हें धम्म के विचार फैलाने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी, और उसने जो अपने संदेश थे वो शिलाओं और स्तंभों पर लिखवा दिए। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, अधिकारी उनको पढ़कर सुनाएंगे कि क्या अशोक ने बताया है। और उसने अपने विचार दूसरे जो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका के राजा थे उनको भी, वहां पे भी दूत भेजी अपने धम्म के प्रसार के लिए। अब देखिए, इससे एक चीज देखिए कि अगर वो शांति का संदेश भेजेगा दूसरे राजाओं को, है ना, तो फिर युद्ध के जो चांसेस है वैसे ही कम हो जाएंगे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। ठीक है, उसने अच्छे कार्य भी करवाए, जैसे सड़कें, कुएं खुदवाना, विश्राम गृह। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो ये उस समय के राजा के अच्छे कार्य थे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब देखिए, राजा ने, अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। देखिए, अभी भी ये हो रहा है, लेकिन उस वक्त अशोक ने बोल दिया था कि इतने सारे कर्मकांड जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज्यादा फलदायी होंगे। वह अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। तो उसने कहा कि जो दूसरे लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अब मैं तो कहूंगी कि उसकी संदेश अभी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इतनी टॉक्सिसिटी हो रही है ना सब सोशल मीडिया वगैरह पे, तो अशोक इतना पुराना राजा था, पर उसके जो संदेश हैं वो अभी के लिए भी, मतलब आप आंसर राइटिंग में भी ये लिख सकते हैं कि अशोक की बातें अभी के लिए भी जो है लागू होती है, अभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कि उसने यही तो, उसने कोई धर्म, कोई धर्म नहीं था, ये एक तरीके से लोगों, एक आचार संहिता थी कि लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। उसने कहा ना ही हमें अपने धर्म की बहुत प्रशंसा करनी है, जिससे अभी लोग धर्म के नाम पर लड़े फिरते हैं, ना ही हमें दूसरे के धर्म की निंदा करनी है। ठीक है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो ये वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऑब्वियसली आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने धर्म, दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं और अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने धर्म की एक तरीके से निंदा ही कर रहे हैं, मतलब बुरा कह रहे हैं अपने धर्म को। कैसे? क्योंकि आपके धर्म में ये सिखाया गया कि आप दूसरों की दूसरे धर्म की बुराई करें, नहीं, आपके धर्म में क्या सिखाया गया कि अच्छा व्यवहार करें। तो अगर आप अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, तो आप दूसरे धर्म का भी आदर करें, उसकी भी बुराई ना करें। तो ये अभी के, अब क्या है, सबसे ज्यादा लड़ाई सिर्फ धर्म के नाम पे चलती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आपको, अगर आप एक ऐसा एज अ IAS एस्पायरेंट भी, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ना आपको अपने धर्म की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी है अति, और ना ही आपको किसी के धर्म की बुराई करनी है। ठीक है, ऐसा अशोक ने कहा था। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। मतलब हमें दूसरे के धर्म को भी समझना चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म की ओरिजिनल बुक उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको एक सी ही बातें मिलेंगी, है ना। एक्सट्रीम तो वो बाद में बन जाता है, कभी एक्सट्रीम होता नहीं है। रहता सबका एक सी ही बातें रहती हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हर धर्म में जो मेन बातें होंगी आपको यही मिलेंगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक, तो अलग बात हो गई। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो अभी की जो लिपि है, जो लिखने का तरीका है, वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जिससे देखिए, अलग अलग भाषाओं में आ लिखना दिखाया गया है, जो आपको थोड़ा सिमिलर दिखेगा। ठीक है, पहले दिया है आरंभिक ब्राह्मी, ब्राह्मी में ऐसे आ लिखते थे, देवनागरी में हम अभी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद दिया है बांग्ला में, फिर मलयालम में, फिर तमिल में। आपको एक सा ही दिखेगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे है। तो ये ब्राह्मी लिपि से ही सारी भाषाएं की लिपि आई है, इसीलिए जो अक्षर है कुछ सिमिलर आपको मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स, इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद नोट डाउन करने हैं, पूरा नहीं लिखना है और इसकी एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बी सेफ।